तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर। उसका लेक्चर नंबर 1 है ये जो चैप्टर है मैं उसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा। और अगर आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका लिंक चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर जो है मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं इसके PDF अपलोड कर देता हूँ और वहाँ पर जो है हम रोज़ कुछ नए नए क्वेश्चंस भी पोस्ट करते रहते हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो जैसा कि पता है चैप्टर के नाम में ही लिखा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम इस चैप्टर में ब्रीदिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यानी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यानी जो भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब, उन सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेके वो सब क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं किसका, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का। अब हमने पिछले चैप्टर डाइजेशन में पढ़ रखा है कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब करा के हमारे ब्लड में डाला जाता है। ब्लड में जब ये न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक पहुंच चुका है। अब टिश्यूज के पास हमें ऑक्सीजन को लेके जाना है जिससे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके। तो वो रिएक्शन कुछ इस टाइप की होती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो हमारी बॉडी में काम इस ATP के लिए हो रहा है और ये जो ATP है वो 38 ATP है, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक रिएक्शन है। तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जैसे ही हम लोग इसे ऑक्सीजन देंगे ये ब्रेक डाउन करके क्या बना लेगा, ये हमें CO2 देगा और हमें इस CO2 को बाहर भी करना है, क्योंकि नहीं तो बॉडी में क्या हो जाएगा, CO2 का हमारे पास हमारी बॉडी में कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और वो जो वेरियस एक्टिविटीज हम लोग दिन भर में कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिल सके। सेकेंड, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपको याद रखना है ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हमें हमेशा याद रखना होता है एक कंपाउंड जो है वो टूट रहा होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इट इज देयर फॉर एविडेंट। अब हमें यहां से पता लगता है कि जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होते रहना चाहिए सेल्स को, और जो CO2 है वो कंटिन्यूअसली जो है सेल्स से हमें बाहर निकालते रहना पड़ेगा। तो यानी ये प्रोसेस जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। रेस्पिरेशन और जो ब्रीदिंग प्रोसेस है दोनों, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, ऑल टाइम होते रहते हैं। जो प्रोसेस है एक्सचेंज का, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, वहां पे क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 यानी एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर को जो है फिर बाहर भेज दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं और ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंटली लिखा है, लोगों को लगता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, बट एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहा है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। जब आप अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि जो आपका चेस्ट है वो ऊपर और नीचे जो है मूव कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब इस ब्रीदिंग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, दूसरा हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काम कैसे कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करना अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए। तो अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए। मतलब मेरे अंदर मैं लंग्स से रेस्पायर कर रहा हूं तो हमें पता है कि फिश किससे रेस्पायर करती है, वाया गिल्स, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो किस बेसिस पे डेवलप हुए हैं, वो डेवलप हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। उनका किस तरीके से हैबिटेट है। हम लोग एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास लंग्स दिए हैं, और जो लोग एक्वेटिक है उनके पास भगवान ने गिल्स दिए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। थर्ड बात आती है, यहां से जो है आपको चीजें याद करनी है। सब जितनी भी चीजों को मैंने अंडरलाइन और रेड कलर से मार्क कर रखा है सारी इंपॉर्टेंट है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और जो फ्लैटवर्म्स, 3 नाम याद रखना।
लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को CO2 से बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन ये लोग यूज करते हैं। यानी कि जो इनकी पूरी बॉडी का जो सरफेस है वो क्या करता है, गैसेस के साथ एक्सचेंज करता है। उनकी बॉडी से ही CO2 बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का उनकी बॉडी के अंदर, बॉडी के वाया आ जाता है अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थवॉर्म्स के बारे में। अर्थवॉर्म्स क्या यूज करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल। अब ध्यान रखना, जहां भी क्यूटिकल आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये चीज हमें याद रखनी है। क्यूटिकल से जो भी रेस्पिरेशन, क्यूटिकल मतलब होता है आपकी स्किन, स्किन से जो भी रेस्पिरेशन होती है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाती है। अर्थवॉर्म के अंदर हमें क्यूटिकल यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, हमने कॉकरोच के अंदर पढ़ रखा है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिसका नाम है गिल्स। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जैसे गिल्स, जो कि कौन यूज करता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलुस्क्स यूज करते हैं। वेस्कुलराइज्ड बैग्स जैसे कि लंग्स हो गए, लंग्स कौन यूज करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो धरती पर रहते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे फिश क्या यूज करेगी, गिल्स यूज करेगी, क्योंकि अगेन उसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है। वेयर एज अगर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो ये किससे रेस्पायर करते हैं, लंग्स से रेस्पायर करते हैं। जनरली जो क्वेश्चन होता है वो इस पॉइंट से आता है, नहीं तो इस पॉइंट से आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एम्फीबियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, हमें पता है एम्फीबियन का एग्जांपल क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग किस तरीके से रेस्पायर करता है, फ्रॉग जो है रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन का मतलब फिर से इसके अंदर एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। दूसरी रेस्पिरेशन इसके अंदर लंग्स के थ्रू देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर दो टाइप की रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स के पास क्या होता है, बहुत ही अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ही डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक ही बार डायग्राम पे लेकर चलूंगा जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो पाएगी। तो हमें पता है कि हमारे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो एटमॉस्फेयर में ओपनिंग है नोज की वो दो नॉस्ट्रिल से हो रही होती है, ठीक है, जिसे हम लोग पेयर बोलते हैं। हमारी नोज में दो ओपनिंग्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप से ऊपर होती है वो, ठीक है। ये आगे किस चीज को लीड करती है, ये नेजल चैम्बर को लीड करती है। मान लीजिए ये हमारी नोज है, तो नोज के अंदर, सॉरी ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नेजल चैम्बर होता है और यहाँ पर जो है नेजल ओपनिंग्स होती है। तो ये जो है हमारा क्या होता है, पूरा नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अब जो ये नेजल चैम्बर है वो किसके अंदर ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या है, मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था, एक कॉमन पोर्शन है, एक कॉमन पोर्शन है जहां से फूड और एयर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेरिंग्स जो है क्या करता है, ओपन करता है थ्रू लैरिंग्स, ठीक है। अब फूड वाली जो पाइप है वो तो अलग हो जाती है यहीं से, ठीक है, और जो हमारी एयर वाली पाइप है वो अलग हो जाती है। फेरिंग्स ओपन करता है लैरिंग्स में, रीजन इनटू ट्रैकिया, फिर वो ट्रैकिया से नीचे आने लगती है एयर। अब लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजियस बॉक्स है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस टाइप का बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है, जो कि किस में मदद करता है, साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, इसीलिए हम लोग इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम खाना खा रहे होते हैं ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जो हमारा विंड पाइप है वो कवर हो जाता है वाया अ थिन इलास्टिक कार्टिलिजेनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलिजेनियस होता है। ये आपको तीनों पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू फेरिंग्स। ये जो है फूड को एंटर नहीं करने देता लैरिंग्स के अंदर, क्योंकि अगर फूड जो है आपका लैरिंग्स के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, वो जो है आपके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और फिर विद सम टाइम डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया हमें पता है, जैसे कि ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने ईसोफेगस को बोला था फूड पाइप, इसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी, यानी आधी थोरैसिक कैविटी तक जाता है,
और जाकर डिवाइड कहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डिवाइड्स एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी इसका डिवीजन कहां पर होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर डिवीजन होता है, जहां पर ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ट्रैकिया के अंदर ना हमारे पास कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स मिलती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स देखने को मिलती हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ट्रैकिया है, यहां पर जो है वो रिंग्स है इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, इन रिंग्स का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कोलैप्सिंग से बचाती हैं, किससे, कोलैप्सिंग, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, जिससे कि जो कभी अगर हम लोग सांस नहीं ले रहे, जैसे हम लोग कई बार सांस रोकते हैं, उस वक्त ये दोनों वॉल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए यहां पर ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स दी गई हैं। अब हमारे पास जो ब्रोंकाई है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, वो किसके अंदर जाती है, रिपीटेड डिवीजन्स के अंदर जाती है, यानी वो आगे अपनी और ब्रांचेस खोलती जाती हैं, जिससे कि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो बनती हैं और ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, जिससे एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। अभी जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है वो डिवीजन करती हैं और सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर टूटती है। विद फर्दर वो क्या करती है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना लेती है। आपको याद रखना है, सबसे पहले आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो हमारे पास ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहां, तो इस लाइन में यहां पर बोला है कि ट्रैकिया भी कवर्ड होता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी उसी के अंदर कनेक्टेड होते हैं, मतलब मतलब सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे पास हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो किसको गिव राइज करता है, मतलब किसको प्रोड्यूस करता है, गिव राइज टू वेरी थिन, सबसे पहले याद रखना वेरी थिन, इररेगुलर वॉल्ड, जिसके अंदर वॉल्स जो हैं वो इररेगुलर है, और जो वेस्कुलराइज्ड बैग, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर को ये जो है बनाता है। इसकी जो वॉल्स है वो कुछ इस टाइप से होती है, इररेगुलर, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एल्वियोलाई। आपको याद रखना है, एल्वियोलाई के ही अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। यहीं पर आपकी ऑक्सीजन रिच एयर आती है, यहीं पर हमारी ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर CO2 रिच एयर होती है जो कि यहाँ चला जाता है, और ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड में आ जाता है। आई होप आपको जो है समझ आए। तो अब हम लोग डायग्राम से सीखने जा रहे हैं जो भी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था कि जो हमारी नोज है वो दो नोस्ट्रिल्स के अंदर डिवाइडेड होती है, फिर नेजल पैसेज होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद का डायग्राम जो है एनसीईआरटी में गिवन है। फेरिंग्स के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या है, एक फ्लैप है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, थिन है, मैंने आपको बताया है, वहां पर एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ था पिछली स्लाइड में। तो इसका काम क्या है, व्हाट इज इट्स पर्पस, क्यों दिया गया है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर जो है ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है उसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स जो है इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। और आप जो है यहाँ पर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स को देख सकते हैं। ये क्या है, सी शेप्ड, केवल सी शेप्ड है, पीछे से जो है ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये ट्रैकिया के ऊपर पूरी तरीके से लाइंड होते हैं। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ये जो सी शेप कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक फैले हुए हैं। कहां तक फैले हुए हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक फैले हुए हैं। और कहां से स्टार्ट होते हैं, ट्रैकिया से। तो आपको याद रखना है कि जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं वो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होते हैं। कौन, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा लंग है वो एक एयर टाइट चैम्बर में इनक्लोज्ड है, जिसे कि हम लोग थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि जो हमारा ट्रैकिया है ये T5 लेवल पर डिवाइड हो रहा है। कहां पर डिवाइड हो रहा है, T5 लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे पे दो, एक राइट और एक लेफ्ट
जो है हमारा ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रोंकस होता है, जहां पर पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। और ये जो आपको शेप के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये रिब्स है हमारी, इनके बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हीं को हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल कहते हैं। ये जो है हमारा एक लंग है। ठीक है, लंग की अगर बात करते हैं तो जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर जो है हमारे पास 2 ही डिवीजन्स होती हैं, और इसके अंदर जो है हमारे पास 3 डिवीजन होती हैं। हमें ये याद रखना है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो है फ्रिक्शन को बचाता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, लंग के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करेगा। उसके बाद ये जो है एल्वियोलाई, यही वो प्लेस है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एल्वियोलाई पर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद जो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन थी, एक होती है आउटर और एक होती है इनर, इन दोनों के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड ही जो है उस फ्रिक्शन को रोक रहा होता है, और इन दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन है आउटर और इनर, उनको कोलैप्स करने से बचाता है। और ये जो है हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं। ये है हमारे पास डायफ्रागम, ये किस शेप का होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है डोम शेप्ड होता है। ठीक है, तो बस यही जो था डायग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जो है कुछ पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ हैं जिसमें बताया गया है किस तरीके से कौन सा पार्ट फंक्शन कर रहा है लंग्स का। तो जो ब्रांचिंग नेटवर्क है हमारे ब्रोंकाई की, ब्रोंकियोल्स की, और जो एल्वियोलाई की है, वो कंप्राइज क्या कर रही है, लंग्स। यानी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई मिलाकर क्या बना रहे हैं, लंग्स को बना रहे हैं। ठीक है, हमें पता है हमारे पास कितने लंग्स हैं, 2 हैं। किस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, डबल लेयर्ड प्लूरा। आपको याद रखना है 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर लेयर। ठीक है, 2 लेयर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, विद प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। तो जिस बच्चे के अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है तो उसके अंदर प्लूराइटिस हो जाता है, जिसे हम लोग निमोनिया भी कहते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। लंग सरफेस के अंदर फ्रिक्शन जो है कम करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है। जो हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरैसिक लाइनिंग के साथ, वेयर एज जो हमारी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट होती है लंग सरफेस के साथ। मैं आपको डायग्राम में पीछे जाके बताता हूँ ये लाइन। तो ये हमारे पास आउटर वाली लाइन है, ये किसके साथ है, ये हमारे रिब्स के साथ है। ये हमारे उसकी रिब्स के साथ जो मसल्स होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स के साथ है। ये हमारे हार्ट के चारों तरफ लगा है, जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। बेसिकली ये लंग्स के ऊपर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, वो उसकी वॉल्स को, लाइनिंग को डैमेज करता है। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये लंग्स के सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो उस लाइन में यही लिखा है। 4th पॉइंट की बात करते हैं, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, वो क्या पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स नहीं कह रहा हूँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कह रहा हूँ। अब जो हमारे पास एल्वियोलाई है और जो उसके डक्ट्स है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम चल रहा होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो है कंडक्टिंग पार्ट है। अब कंडक्टिंग पार्ट लोगों को लगता है केवल और केवल एयर का पैसेज ही करा रही है, नहीं, कंडक्टिंग पार्ट के भी फंक्शंस होते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। कंडक्टिंग पार्ट जो है उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है। एक तो मेन काम एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, ठीक है। सेकंड काम यहां से आपको याद रखते जाना है, सेकंड काम है क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। यहां पर जो है हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, जो कि म्यूकस होता है हमारी जो ट्रैकिया वगैरह पार्ट्स हैं उनके अंदर, वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है इन फॉरेन पार्टिकल्स को। और दूसरा काम क्या करता है, ये जो है ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई। अगर आपकी एयर जो आप एयर ले रहे हैं अगर वो ह्यूमिडिफाई नहीं है, बॉडी के टेम्परेचर जितनी नहीं है, तो धीरे धीरे आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है 2 काम ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट मेजरली प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट। तो आपको पता ही होगा ये जो है एक एक्चुअल साइट है जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 जो है ब्लड के बीच में चेंज हो रहा है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एल्वियोलाई होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। एल्वियोलाई की ये जो है एंडोथेलियम होती है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिच होता है, यहाँ पर CO2 रिच होता है। CO2 यहाँ से यहाँ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आता है। इसी टाइप का प्रोसेस होता है, इसमें कुछ लेयर्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे।
आगे बात करते हैं, जो लंग्स हैं हमारे वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। अब लंग्स के हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से प्रोटेक्टेड है लंग्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं हमारे थोरैसिक चैम्बर के अंदर। थोरैसिक चैम्बर इस तरीके का होता है, हमने अभी देखा था, उसके अंदर 2 लंग्स होते हैं हमारे, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लंग्स का जो थोरैसिक चैम्बर है वो एक एयर टाइट चैम्बर है। जो हमारे पास थोरैसिक चैम्बर है वो डॉर्सली किससे प्रोटेक्टेड है, डॉर्सली प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली का मतलब होता है पीछे से। डॉर्सली को अगर आप हिंदी में अगर आपको नहीं पता तो डॉर्सली को हम लोग कहते हैं पीछे, ठीक है, पीठ वाली जो साइड होती है ना आपकी, उसे हम लोग डॉर्सल कहते हैं। वेंट्रली को यानी आगे, आगे मतलब आगे यानी आपकी जिस तरफ आंखें हैं वो वाला साइड क्या होता है, वेंट्रल। वेंट्रली हमारे पास एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। लेटरली मतलब साइड से, लेटरली का अगर आपको मतलब नहीं पता तो साइड से होता है, साइड से हमें पता है रिब्स जो है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और लोअर साइड नीचे की तरफ से जो है डोम शेप्ड डायाफ्रागम जो है उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है थोरैसिक चैम्बर को। तो चारों तरफ से प्रोटेक्शन की वजह से, चारों तरफ से एकदम एयर ना आने जाने की वजह से जो है ये चैम्बर क्या कहलाता है, एयर टाइट चैम्बर कहलाता है। तो जैसा कि हमें पता लग रहा है एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का थोरैक्स के अंदर इस तरीके से है कि उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम का जो चेंज है थोरैसिक कैविटी में चेंज रिफ्लेक्ट कराने लगेगा। यानी अगर हवा को हमें अंदर लेना है तो हमें जो वॉल्यूम है अंदर का बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम वॉल्यूम अंदर का बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि जो पीवी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी पी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वी बढ़ाओगे तो पी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर कम है तो बाहर अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा से कम वाले रीजन में आता है, यानी बाहर से अंदर आ जाएगा। तो इसी टाइप के अरेंजमेंट जो है हमारे लिए एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए लंग्स के अंदर कि हम उसकी वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर सकें, जिसके उसके अंदर प्रेशर मैनिपुलेट हो, और फिर जो प्रेशर का ग्रेडियंट है उससे जो है हमारी एयर इन एंड आउट कर सके। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक सेटअप चाहिए जो कि हमारे पास हमारे लंग्स हैं, हमारी मसल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन क्या क्या स्टेप्स जो है इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, या फिर उसे हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर ली जाती है, और CO2 रिच एल्वियोलर एयर, CO2 रिच एयर को हम लोग एल्वियोलर एयर कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिलीज आउट कर देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का। गैसेस का डिफ्यूजन कैसे, जो ऑक्सीजन और जो CO2 है वो क्या करती है, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, अभी मैंने फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास यहाँ पर CO2 रिच है, ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये एल्वियोलाई है उसमें CO2 चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड वेसल्स के आ जाएगा। ये लेयर जो होती है काफी ज्यादा थिन होती है, काफी ज्यादा थिन होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है डिफ्यूजन जैसा प्रोसेस हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट जो है गैसेस का कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, अब ये जैसे मेरी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, तो ब्लड वेसल्स तो हर टिश्यू में जा रही है। जब हर टिश्यू में जा रही है तो ब्लड वेसल्स सबसे पहले कहां जाएंगी, सबसे पहले हमारे हार्ट के पास जाएगी। हार्ट फिर क्या करेगा, इसे पंप करेगा तो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब यहां पर मैं इस डायग्राम को हटाता हूं और आपको टिश्यू वाला रीजन समझाता हूं किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक टिश्यू है, ये मेरे पास एक टिश्यू है, मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रखा है। यहां पर एक ब्लड वेसल्स जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक। अब यहां पर टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है। CO2 क्यों आता है, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 रिलीज होता है। तो वो CO2 जो है अब इस ब्लड में आ जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे टिश्यूज में चला जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्यों CO2 अंदर आ रहा है ब्लड के, ये सब जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, जैसा कि मैंने आपको बताया इस लाइन का मतलब है जब हम लोग C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन द टिश्यूज के अंदर ब्रेक डाउन कराते हैं तो ये CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी के रूप में जो है टूट जाता है, ठीक है।
तो यहां पर हमें जो CO2 है वो बड़े अमाउंट में मिलता है, इसे निकालना भी जरूरी है, नहीं तो ये बॉडी के लिए ही हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी अब ये ब्रीदिंग होती कैसे है। बेसिकली इंस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है और जो एक्सपिरेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हमें ब्रीदिंग के अंदर दो ही चीजें समझनी होती है, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जब हम बाहर की एयर को अपनी बॉडी के अंदर यानी लंग्स के अंदर लेते हैं तो उसे हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं। एक्सपिरेशन होता है जिसके थ्रू जो एल्वियुलर एयर है वो बाहर निकलती है। एल्वियुलर एयर यानी क्या, CO2 रिच एयर, ठीक है। एल्वियुलर एयर कोई भी आगे बोले आपको समझना है, CO2 रिच एयर जो है जब हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एल्वियुलर CO2 रिच एयर बोलते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होता है, हमारी जो एयर है वो अंदर आती है और बाहर जाती है लंग्स के, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो कैरी कैसे हो रहा है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जा रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट आपका तभी क्रिएट हो सकता है जब आप वॉल्यूम में चेंजेस लाएंगे। अब वॉल्यूम में चेंजेस कैसे आएगा, आपकी जो रिब्स हैं, आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जब आप अपनी चेस्ट को अप करते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, प्रेशर घटता है तो बाहर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से हवा कैसे आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। अब फिर हमें CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ना है तो अगेन इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, आपकी वॉल्यूम को कम कर देगा। वॉल्यूम कम कर देगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर प्रेशर कम है तो हवा कैसे चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, बेसिकली आपको समझने के लिए आसान पड़ेगा। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, अब लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोला जाता है, वो अगर कम हो जाए, किसी तरीके से कम हो जाए। एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया कैसे कम हो, कैसे कम होगा मैं बता रहा हूं। कैसे कम होगा, जब आपका रिब्स और जो स्टर्नम है वो रेज होगा, ऊपर जाएगा, तभी तो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब डायफ्रागम को क्या करना पड़ेगा, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी नीचे की तरफ आना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा तो बाहर से हवा क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये जो है बेसिक हमारा इंस्पिरेशन है। सिमिलरली इसी तरीके से एक्सपिरेशन होता है। एक्सपिरेशन के बाद क्या होता है, रिब्स और जो स्टर्नम है वो क्या करती है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, यानी वापस से क्या कर जाती है, वो नीचे आ जाती है। जब नीचे आ जाती है तो डायफ्रागम क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में जाता है, यानी दोबारा से धनुष के शेप में, आर्च्ड अपवर्ड लिखा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आर्च्ड अपवर्ड, ये दोबारा से धनुष के शेप में आ जाता है, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अंदर ज्यादा है प्रेशर, बाहर कम है, तो क्या हो जाएगा, हमारी हवा जो है, मतलब CO2 रिच जो एयर है वो हमारे लंग्स से निकलकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो डायफ्रागम है वो एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। डायफ्रागम जो हमारा इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन हो रहा है उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, सबसे पहली है डायफ्रागम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसे एक्सटर्नल, और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी। वो क्या करती है, जनरेट करती है ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में आप चेंज करो, प्रेशर ऑटोमेटिक चेंज होगा, एयर अपने आप इन एंड आउट होती रहेगी। आपको मैंने सबसे इजी तरीके से बताया, नहीं तो बच्चे इन लाइंस को पढ़ के कंफ्यूज होते ही हैं। इंस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है, एयर अंदर आ जाती है, ठीक है। एक्सपिरेशन के वक्त क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, एयर बाहर चली जाती है। सबसे सिंपल चीज है। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या हो रहा है। इंस्पिरेशन होगा तो सबसे पहले आपका डायफ्रागम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो कि क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम। देखो एनसीईआरटी भी आगे यही बता रही है, ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये सब लाइन बकवास है, इन सबको नहीं पढ़ना। पहला पॉइंट याद रखना है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरा पॉइंट याद रखना है, रिब्स और स्टर्नम क्या करिए, रेज अप किए, यानी एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल कोस्टल मसल हो, दोनों की दोनों क्या जाएगी, ऊपर ही जाने वाली है। उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम आपको बढ़ा दिया जाएगा, प्रेशर घटा दिया जाएगा, एयर जो है आपके अंदर आ जाएगी लंग्स के, ठीक है। अब यहां पर एक्सपिरेशन के वक्त सबसे पहला क्या देखना है आपको, डायफ्रागम ने रिलैक्स कर लिया है, ठीक है, रिलैक्स कर लिया है। अब रिब्स और जो स्टर्नम है वो क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। रेज्ड है तो अब क्या हो जाएगी, डिप हो जाएगी, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो है हमारा घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो ओवरऑल इंक्रीज है थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर, वो क्या करता है, सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर आप थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर यही बोला जा रहा है, जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाते हो लंग्स के अंदर का, जो लंग्स हैं उसके अंदर का आप वॉल्यूम बढ़ाते हो,
तो क्या होता है आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, आईपीपी में लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ाया है तो प्रेशर डिक्रीज ही होगा ना, ये तो बहुत सिंपल बेसिक चीज है। इस वजह से जो एयर है वो कहां चली जाती है, एयर एयर जो है हमारी कहां आ जाती है, इनसाइड आ जाती है। एयर कहां जाती है, इनसाइड आ जाती है, क्योंकि प्रेशर कम है बाहर से अंदर, तो प्रेशर जो हमारा एयर है वो अंदर ही आएगा, इसलिए हम इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, इंटरकोस्टल मसल्स जो है अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं, स्टर्नम जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, जिस वजह से ये वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे लंग्स के, तो हमें पता ही है ना कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही होगा। जैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करोगे, एयर क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। आउटसाइड मतलब कहां, बाहर आ जाएगी। सबसे सिंपल, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। देखो लिखा है, वॉल्यूम बढ़ाया, आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी हवा जो है बाहर आ जाती है। वेरी सिंपल, इट्स सो सिंपल। 11th, we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles abdomen। जब हम अपनी एब्डोमेन से, अब जो है यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहां पर एक टर्म होती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। जब हम लोग अपनी ताकत लगाकर जबरदस्ती और हवा को अंदर लेते हैं और एयर को अंदर लेते हैं, या फिर हम लोग ताकत लगा के ज्यादा हवा रिलीज आउट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम जो है अपनी एब्डोमेन मसल्स का जो है सहायता ले रहे होते हैं। अगर ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो वो 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर अंदर ब्रीथ करता है, ठीक है। इट्स सो सिंपल, आपको ये याद ही रखना है डायरेक्टली। जो वॉल्यूम है एयर का जो ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। किससे, आप जो है स्पायरोमीटर से जो है ब्रीदिंग को आप कैलकुलेट कर सकते हो, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट एंड पल्मोनरी फंक्शन। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह को पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे कवर्ड, तो आप जो है टेलीग्राम पे जो है जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही वहाँ पर मेरे 100 ज्वाइंस हो जाएंगे, मैं सीधे फटाफट अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और इन चैप्टर के अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ही आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आप जो है टेलीग्राम पर जाके 100 सब्सक्राइबर्स करा दो, मैं वहां पर अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।